बड़े विचित्र प्राणी हैं साहब इस धरती के। और हमारा तो साहब का कहीं न कहीं पड़ता रहता है। कभी कितने होते हैं सरदार? ज्यादातर तो ट्रक ड्राइवर होते हैं, और ये कहीं न कहीं मिल जाते हैं। हाथ दे के चढ़ गए, अगर भाई चांस कह दिया भाई साहब पैसे, ओए देखता नहीं स्टॉप है। बसों में भी ऐसे ही कहते सुने जाते हैं। अच्छा, डग्गे मारी की जीपों को तो अपनी खुद की मिल्कियत समझते हैं। अच्छा, एक बात देखी साहब आपने, जुगाड़ वालों से नहीं कहते हैं कि स्टॉप है। कभी कभी साहब पंगा हो जाता है इस बात पे, वर्दी में होते नहीं है, रौब गांठ देते हैं। सामने वाला कहता है हम कैसे मान लें पुलिस वाला, तो एक सांस में 17 गाली। कहते हैं हाँ ठीक है पुलिस वाला है। लेकिन साहब कभी कभी बिना वर्दी के गलती हो जाती है। 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ साहब, मौज लेना। मैं आपकी 2-5 मिनट आपको आनंद दिलाऊंगा, फिर अपना स्थान ले लूंगा। मैं ज्यादा टाइम लगाने वाला नहीं हूं, न मेरे पास टाइम है। 1-2 फाइल पे साइन करूंगा, चला जाऊंगा। लेबर का काम अपना नहीं है, सो घंटों लगा रहा हूं। हाँ, लीजिए सब 4 पंक्तियों से शुरू करता हूं। चौराहे पे कुत्ते ने दरोगा जी को काट लिया, कि चौराहे पे कुत्ते ने दरोगा जी को काट लिया। पागल न हो जाऊं दरोगा घबराया, हर मुट्ठी बांध दौड़ा डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर ने भी इंच लंबा इंजेक्शन लगाया। डॉक्टर बोला दरोगा जी ये सरासर बेईमानी, सब कुछ जाने के भी तुम्हें काट खाया है। और बोले दरोगा जी यार वर्दी में नहीं था मैं, इसलिए कुत्ता भी पहचान नहीं। बहुत भाई पढ़ूंगा दोबारा के चक्कर में अपन एक अरब हो गए भैया। को दोबारा इधर से ज्यादा आवाज आ रही, कोई सप्लीमेंट्री में पास हुए थे भैया। सुने साहब, अभी मेरे भाई कह रहे थे इधर से आवाज आई 12 बज गए। यार 12 बजने को सरदार की जरूरत होती है, सरदार को 12 बजने की थोड़ी है। सरदार तो जब खड़ा हो जाए तभी 12 बजे समझो। 2 मिनट साहब आपकी मैं मिजाज पुष्टि करता हूँ, 2 मिनट लूंगा साहब, सिर्फ 2 मिनट में मैं अपना खेल खत्म कर दूंगा साहब, जो कुछ भी होगा। हम लोग आगरा में रहते हैं साहब। अभी कोई कह रहा था सरदार, और वो भी आगरा से। ये कह रहे थे आगरा में ही पड़ा हुआ है। भाई डॉक्टर तो आगरा में ही रहेंगे, बाकी लोगों को सही कर करके भेजते रहते हैं साहब। आगरे में और भी चीजें हैं, ताजमहल है, कितनी सुंदर चीज है साहब। पेठा है, कितना मीठा है साहब। और जूते का तो साहब जवाब ही नहीं है। आगरे 7 समुद्र पार तक से लोग आगरे में आते हैं साहब। कल परसों की बात है, 2 मिनट में एक वाकया सुनाता हूं मैं। आप ताजमहल के सामने खड़ा हुआ था, कि अंग्रेज आया, ताजमहल देखे, उल्टा हो जाए सीधा हो जाए, घुटने टेके कौन बनाए। मैं थोड़ी देर तो देखता रहा। मैंने कहा तू क्या कर रहा है भाई? कहता सरदार जी मैं ताजमहल देखता। तो मैं कही ताजमहल देख रहा है तो ढंग से देख। ऐसे कहा हाँ खींच लो, हाँ ठीक। मैं ताजमहल देख रहा है तो ढंग से देख। ऐसे कैसे देख रहा है? बोले तुमको पता है नहीं, मैं सिविल इंजीनियर है, ऐसा ताजमहल बनवाएगा। मैं तेरा बाप भी बनवा लिया ऐसा ताजमहल। किस कोई नहीं बना पाया। शाहजहां ने मुमताज महल के लिए बनवाया था, आज तक कोई कि नहीं तुम देख लेना मैं सिविल इंजीनियर है, ऐसा ताजमहल बनवाएगा। मैं तू नहीं बनवा पाएगा। बोला देखना मैं जरूर बनवाएगा। मैं कही तू नहीं बनवा पाएगा। बोला देखना मैं सिविल इंजीनियर ऐसा ताजमहल जरूर बनवाएगा। तो मैं बेटा तू ताजमहल तो बनवाएगा, पर पहले ये बता गाड़ने के लिए मुमताज कहां से लाएगा? बोला ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो मैं अब सोच ले। तो एकदम अधीन अवस्था में आ गया, हाथ जोड़ के बोला गुरु तुम्हारा देश तो बड़ा जुगाड़ू है ना। मैं तेरा मतलब क्या है? कहते नहीं मैं इसलिए बोलता कि तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारा अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार भी जुगाड़ से चलता। मैं तू सरकार की बात कर रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी खुद जुगाड़ से चल रहा है। कहते नहीं मैं इसलिए बोलता
कि गुरु कोई ऐसा मंत्र बताओ और शाहजहां से भी मेरा नाम बड़ा हो जाए, ऐसी कोई जुगाड़ लगाओ। मैं लगा दी। सबसे पहले तू ताजमहल का सूत्र ढांचा बनवा दे, और हमारे ताजमहल में मकराना का पत्थर लगा हुआ है, तू उसमें इटालियन मार्बल लगवा दे। इसके बाद उसमें हीरे, पन्ने, मोती और माणिक जड़वा दे। और शाहजहां ने तो अपनी भी मरी हुई गड़वाई थी, तू अपनी को जिंदी गड़वा दे। बोला थोड़ा टिपिकल है, लेकिन साहब ये अंग्रेज लोग हमको वही भोला हिंदुस्तानी समझते हैं। मुझे नीचा दिखाना चाहता था। बोला सरदार जी तुम्हारे पास ताजमहल के अलावा है क्या? तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैंने सुन बे बहुत देर हो गई तुझे। पहली बात तो यह कि मेरा देश गरीब नहीं और है तो तुझे क्या मतलब? नहीं नहीं तुमको पता है हमारे यहाँ का मजदूर महीने में $5000 कमाता। मैं फिर बोला $4000 खर्च कर देता। मैं आदरणीय नेता लोगों को सौंप रहा हूँ ये वाक्य। मैंने कही भाई $5000 कमाता है, $4000 खर्च कर देता है, काहे पे कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपए तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। तो उछट गया, कहना व्हाट 10,000 रुपए तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहां से लाता? मैं हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। बहुत अच्छा है भाई, अच्छा। साहब वो तो मेरे पीछे पड़ गया। बोला तुम हिंदुस्तान की मैच कट्टा क्या जानता है हिंदुस्तान के बारे में? मैं पूछ ले। बोला तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोला तुम्हारा राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोला तुम्हारा राष्ट्रीय झंडा? मैं कहा तिरंगा। बोला हाँ उसमें 3 कलर होता ना, ऊपर सैफरन कलर होता वो हिंदू का, उसके बाद व्हाइट कलर होता वो क्रिश्चियन का, उसके बाद ग्रीन कलर होता वो मुसलमान का। तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या? मैं क्या उल्लू के पट्टे अंग्रेज तुझे कौन समझाए? ये जो झंडे में डंडा है ये तेरे बाप का है क्या? चांद छिप जाए सितारों से मजा लेते हैं। चांद छिप जाए सितारों से मजा लेते हैं और फूल मिलते नहीं खारों से मजा लेते। वाह वाह वाह। और उनके दीदार सामने से जब नहीं होते, हम तो छुप छुप के दरारों से मजा और टेंशन नहीं लेते साहब कि छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं। छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं। टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं और मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं और बेर खा करके छुआरों का मजा लेते हैं। टेंशन नहीं लेते, मजे लेते हैं, जिंदगी में आनंद ही आनंद है। और हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं। हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं। जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा लेते हैं। क्या बात है, वाह वाह। टेंशन नहीं लेते हैं, मस्त रहते हैं और मस्त रह करके जिंदगी जीते हैं। और मेरा आज मन है कि मैं बेटियों के लिए 2-4 पंक्तियां दूं। जरूर जरूर। बेटियों को पढ़ाना, बेटियों को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। हास्य की कविताएं तो बहुत होती हैं, मैं वो भी सुना दूंगा। तो देखिएगा कि शायरों की गजल सी है ये बेटियां। वाह 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 वाह। शायरों की गजल सी है ये बेटियां, खूबसूरत कमल सी है ये बेटियां।
घर के आंगन की तुलसी है बेटियां, घर के आंगन की तुलसी है ये बेटियां। और देखिए बेटी जब तक माँ के घर रहती है, पिता के घर रहती है, तो घर में उजाला करती है, रोज दिया बत्ती घर में करती है। और जब पति के घर चली जाती है तो वहां जाकर के भी रोज अंधेरे को उजाले में बदलती है, दिया बत्ती वहां भी करती है। दोनों घरों को रोशन करने वाली एक बेटी ही है। और इस बेटी का सम्मान हमें उस हालत में करना चाहिए। लोग कहते हैं कि बेटियों से वंश नहीं चलते, बेटों से वंश चलते। मैं कहता हूँ बेटियों से ही वंश चलते हैं। बेटी अपना घर बसाती है, अपना परिवार बनाती है और परिवार का वंश उसका चलता है। तो देखिएगा कि बेटियों के बिना वंश चलते नहीं, फैलते फूलते वंश फलते नहीं। और बेटियां घर नहीं, घर कभी घर नहीं, ये न हो तो दिए घर में जलते नहीं, ये न हो तो दिए घर में जलते नहीं। और देखिए कि बिन सितारों के अंबर अधूरा लगे, उर्मियों बिन समुंदर अधूरा लगे। और तितलियों के बिना जो अधूरा चमन, तितलियों के बिना जो अधूरा चमन, बेटियों के बिना घर अधूरा लगे। बेटियों के बिना घर अधूरा लगे। लोग कहते हैं मेरे घर बेटा नहीं हुआ, बेटी नहीं हुई। हमारे हाथ की बात नहीं, तो प्रभु की कृपा है, जो जो दे दे उसको स्वीकार करना चाहिए। कि बेटियां तो विधाता के वरदान है, सृष्टि के इस धरा पर ये एहसान है। और जन्म लेने से इनको नहीं रोकिए, कि जन्म लेने से इनको नहीं रोकिए। आपके जिस्म है, आपकी जान है, आपके जिस्म है, आपकी जान है। और इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि एक बेटी मेरे घर में भी आई हुई है, मेरे ससुर साहब की। 35 साल हो गए साहब, 35 साल। खूब प्यार सम्मान खूब दे रहा हूँ और उसको तुलसी की तरह पालता हूँ। लेकिन जिस दिन गुस्सा में हो जाती है उस दिन धुआंधार बल्लेबाजी मेरे घर में। और कैसे होती है कि फिर मैं अपने ससुर साहब को, अपने पर ससुराल वालों को फोन करता हूँ कि अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। और रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। दफ्तर जाना पड़ता है, हम 5 बजे उठ जाते हैं। पहले पानी भरते हैं, फिर चूल्हा भी सुलगाते हैं। 6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है। 6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है। कभी कभी तो गुस्से में थप्पड़ भी खाना पड़ता है। थप्पड़ खाकर भी जिंदा है, हमें संभालो पापा जी। अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी।
और वैसे तो दिन में 9-10 मौसमी का रस पीती है, कि वैसे तो दिन में 9-10 मौसमी का रस पीती है, और फिर भी मेरा खून पिए बिन नहीं एक पल जीती है। मेरा खून पिए बिन नहीं एक पल जीती है। मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है। मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है, और ऐसे में मुझको कछुए की तरह सिमटना पड़ता है। कछुआ बनकर रेंग रहा हूँ, मुझे उठा लो पापा जी। अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। कि बिस्तर भी तय करता हूँ, खटिया भी रोज उठाता हूँ, झाड़ू पोंछा बर्तन करता, रोटी रोज पकाता हूँ, खाना मुझसे ही बनवा कर सबसे पहले खाती है, और रोज कचौड़ी खा खा करके चौड़ी होती जाती है। रोज कचौड़ी खा खा करके चौड़ी होती जाती है। फैलाता हूँ झोली अपनी, कुछ तो डालो पापा जी। अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। और युद्ध शुरू होता है तब हथगोले भी शर्माते हैं, तोपें अश्रु बहाती हैं, परमाणु बम थर्राते हैं। तोपें अश्रु बहाती हैं, परमाणु बम थर्राते हैं। और घर की पौड़ी के बाहर जब बर्तन फेंके जाते हैं, घर की पौड़ी के बाहर जब बर्तन फेंके जाते हैं, ऐसे में हम अपनी खटिया के नीचे घुस जाते हैं। ऐसे में हम अपनी खटिया के नीचे घुस जाते हैं। हम खटिया के नीचे हैं, तुम खींच निकालो पापा जी, और अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन। आप सभी को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, आदाब करती हूँ, और माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। इस पावन मंच को नमन करती हूँ। इतने खूबसूरत महफिल, इतनी खूबसूरत गोष्ठी, इतनी खूबसूरत ये कवि सम्मेलन सजाने के लिए मैं आदरणीय अनिल अग्रवंशी जी की बहुत आभारी और बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस खूबसूरत महफिल में हमारी अर्चना जी, भाभी जी और रश्मि भाभी जी, नाम लूँ तो हालांकि यहाँ पे कई सारी भाभी बैठी हैं, अगर मैं भाभी कहूँगी तो सब समझेंगी मुझे कहा जा रहा है। हाथी के पाँव में सबका तो, पाँव। जी जी। संजना भाभी बोल दो छुट्टी। संजना भाभी जी। और सबसे अच्छी बात ये कि बहुत बड़े लोग उन्होंने जो बुला के वो सामने हम लोगों को सुन रहे हैं, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। क्योंकि प्रवीण जी यहाँ बैठ के शायरी सुन रहे हैं, कविता सुन रहे हैं, मेरे बड़े भाई प्रताप फौजदार और राजेश चेतन जी जो बहुत ही सीनियर कवि हैं, बड़े कवि हैं, वो बैठ के सुन रहे हैं। अनिल जी आपकी बहुत आभारी हूँ। एक ही बार कहा था मगर आपने मुझे बहुत मान सम्मान दिया यहाँ बुलाकर, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सरिता दीदी तो खूबसूरत, बेपनाह खूबसूरत कवि सम्मेलन का संचालन कर रही हैं, उनका प्यार इसलिए मुझे चाहिए। ममता दी बहुत खूबसूरत पारी खेल के गई हैं, दोनों बहनों ने मेरी बहुत अच्छा पढ़ा, रुचि ने भी, और मैं भी सीधे सीधे आज मैं कवि सम्मेलन नहीं पढ़ूंगी। मैं चाहूँ तो कितनी भी तालियां पिटवा सकती हूँ, कवि सम्मेलन में गीत में बहुत अच्छी तालियां भी बजवा सकती हूँ, मगर आज मैं ये गोष्ठी समझ के कवि सम्मेलन पढ़ना चाहती हूँ। ये इतनी खूबसूरत बेहतरीन लोग बैठे हुए हैं, सुनिएगा। अनिल जी इजाज़त। हालांकि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है ये अभी तक नहीं पता चला। मैं हाँ, अब वो भूत है तो ये तो मुझे पता नहीं, जिन है कौन है, नहीं जो भी है, मैं के समय तक अध्यक्ष आ जाएंगे। मैं आज
ऐसा कवि सम्मेलन वाला कोई काम नहीं करूँगी। सीधे सीधे जो मेरी पहचान है गज़लों से, आज मैं वही काम करने वाली हूँ। मतलब सुनिएगा दीदी, दुआएं जाते सुनिएगा। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है। और जिसके लिए इस शेर का मतलब कहा सुनिएगा कि औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है। बहुत शुक्रिया, बहुत। और 2-3 शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि सांवली सी किसी बच्ची के हवाले कर दूँ, सांवली सी किसी बच्ची के हवाले कर दूँ, अपनी रंगत किसी तितली के हवाले कर दूँ, अपनी रंगत किसी तितली के हवाले कर दूँ। ऐ वतन मैं तेरी बेटी हूँ चहीती बेटी, ऐ वतन मैं तेरी हंसराज जी भैया, ऐ वतन मैं तेरी बेटी हूँ चहीती बेटी, अपनी मिट्टी तेरी मिट्टी के हवाले कर दूँ। और शेर सुने कि आज आपस में मिला दूँ मैं सगी बहनों को, ये शेर यहीं से पढ़ा जा सकता था। आज आपस में मिला दूँ मैं सगी बहनों को, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूँ। हेलो भैया, आप क्या कर रहे हैं? यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूँ। तुम इसे माइक को ही हटा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ऐसे भी पढ़ सकती हूँ। आगे बैठ जाएंगे सब। शेर सुनिएगा, आज आपस में मिला दूँ मैं सगी बहनों को, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूँ। और एक शेर इसमें आता है, यहाँ कोई लखनऊ वाला अगर बैठा भी हो तो माफ़ी चाहती हूँ, मगर माफ़ी भी किस बात की, बुरा माने मान जाए, मेरा ननिहाल है। सुनिएगा, लखनऊ वाले तेरी कदर नहीं कर सकते, लखनऊ वाले तेरी कदर नहीं कर सकते, ऐ गज़ल आ तुझे दिल्ली के हवाले कर दूँ, ऐ गज़ल आ तुझे दिल्ली के हवाले कर दूँ। और 4 पंक्तियाँ तरन्नुम से सुनिएगा, समाप्त करें। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, वो नजर से उतर गया है अना, वो नजर से उतर गया है अना, वाह वाह वाह, मैंने जिसकी नजर उतारी थी। वाह वाह वाह, वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत आभारी हूँ। मैं यहाँ सिर्फ शायरी सुनाऊंगी, कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगी। एक गज़ल के लिए मुझे ख़ास तौर पे हुक्म हुआ है। मतलब ये बता रही हैं कि मैं हरकतें भी कर लेती हूँ? कवि सम्मेलन में सभी करते हैं, नहीं सभी ये नहीं। कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे नहीं। क्या होता है कवि सम्मेलन में, और ऐसी गोष्ठी और ऐसी खूबसूरत महफिलों में क्या होता है ये भी। मुझे शायरी सुनाना भी आती है और कवि सम्मेलन सुनाना भी आता है। सीधे सीधे एक गज़ल सुनाती हूँ, समझ। ये प्यार भरा, ये प्यार भरा लहजा दिलगीर ना बन जाए। सुनिए, ये प्यार भरा लहजा आहा, दिलगीर ना बन जाए, कह कह के गजल मुझ पर वो मीर ना बन जाए। वाह 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 वाह।
कह के गजल मुझ पर वो मीर ना बन जाए। और शेर सुनाती हूँ, सुनिएगा। भाई साहब हाथ खोल लें तो अच्छा लगेगा मुझे। हाँ, हाथ बांध के मत बैठे, सुने। लाना है ख्यालों को एहसास के कागज पर, लाना है ख्यालों को एहसास के कागज पर, डरती हूँ कहीं तेरी तस्वीर ना बन जाए। डरती, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। डरती हूँ कहीं तेरी तस्वीर ना बन जाए। और ये शेर नारी शक्ति को नजर है, समर्पित है, सुनिएगा। बदली हुई दुनिया की बदली हुई बातें हैं, बदली हुई दुनिया की बदली हुई बातें हैं, रिश्ता कहीं पैरों की जंजीर ना बन जाए। बहुत शुक्रिया। रिश्ता कहीं पैरों की जंजीर ना बन जाए। और ये खास तौर पे शेर आप तक पहुंचाती हूँ। दीदी को सुनाते आप, रुचि आपको भी सुनिए। दुनिया में बनाया है एक छोटा सा घर मैंने, दुनिया में बनाया है एक छोटा सा घर मैंने, ये ताज महल जैसी तामीर ना बन जाए। ये ताज महल जैसी तामीर ना बन जाए। और जो लेखक हैं, राइटर हैं, उन तक पहुंचाती हूँ शेर, सुनिएगा। हाथों में कलम लेकर मैं सोचती रहती हूँ, हाथों में कलम लेकर मैं सोचती रहती हूँ, हालात की मजबूरी शमशीर ना बन जाए। हालात की मजबूरी शमशीर ना बन जाए। और जो लोग गज़ल कह रहे हैं उनसे काफ़िए पे दाद चाहिए। और मुझे पता है यहाँ पर चाहे वो हाथ से भी लिखते हैं, मगर गज़ल कहने वाले कई लोग बैठे हैं। डाइस में दीदी हैं भी हमारी, मतलब जो है ममता जी भी गज़ल कहती हैं और दीदी भी कहती हैं। शेर सुनिएगा। ये मसला दिल का है हल कर दे इसे मौला, ये मसला दिल का ये दर्द मोहब्बत भी कश्मीर ना बन जाए। बहुत शुक्रिया।
ये दर्द मोहब्बत भी कश्मीर ना बन जाए। और ये महफिल इतनी खूबसूरत है, आपने गज़ल बहुत अच्छे से उनके बताई। मेरा दिल कर रहा है 2-3 शेर बिल्कुल ताज़ा गज़ल के पढ़ना चाहती हूँ। शायद मैंने व्हाट्सएप पे वो गज़ल डाली थी और कुछ लोगों ने कमेंट्स डाले थे, मैंने पढ़ी नहीं है, मगर यहाँ पढ़ सकती हूँ अगर इजाज़त दें, क्योंकि गीत वीत सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ बहुत अच्छा सुना जा रहा है। अर्चना जी, भाभी जी, सुनिए भाभी जी। इस कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, इसी कश मकश में हमने इसी कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, कभी हंस के रो दिए, कभी रो के मुस्कुराए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी हंस के रो दिए, कभी। अनिल जी, मैंने गाना सीखा नहीं है, मगर आपसे ज़रूर सीखूंगी आगे। सुनिएगा। इसी कश मकश में हमने, और शेर ख़ास तौर पे डाइस से भी, मंच से भी और आप तक भी पहुंचाती हूँ। सुनिए। मुझे प्यार करने वाले मुझे देखने भी आ जा, मुझे प्यार करने वाले मुझे प्यार करने वाले कभी देखने भी आ जा, मुझे प्यार करने वाले कभी देखने भी आ जा। ये चिराग जलते जलते किसी रोज बुझ न जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये चिराग जलते जलते किसी रोज बुझ न जाए, इसी कश मकश में हमने। और ये शेर भी सुने। मैं अकेले रहते रहते किसी रोज मर न जाऊं, मैं अकेले रहते रहते मैं अकेले रहते रहते किसी रोज मर न जाऊं, किसी रोज मर न जाऊं। जिन्हें दिल से चाहती थी वही हो गए पराए। बहुत शुक्रिया। जिन्हें दिल से चाहती थी वही हो गए पराए, इसी कश मकश में हमने। और गज़ल का सबसे खूबसूरत शेर, जो लोग नहीं भी ताली बजा रहे हैं, देखती हूँ कैसे खामोश रह सकते हैं। सुनिएगा। मैं अकेले रहते रहते हम दोनों जिंदगी के उसी मोड़ पर खड़े
हम दोनों जिंदगी के, हम दोनों जिंदगी के उसी मोड़ पर खड़े थे, उसी मोड़ पर खड़े थे। मैं उन्हें न देख पाई, वो मुझे न देख पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं उन्हें न देख पाई, वो मुझे न देख पाए। और मक्ता जिसमें नाम आता है, फिर आपसे इजाज़त, सुनिएगा। मेरे घर के बाम उधर भी है ना बदल न जाए, मेरे घर के बाम उधर भी, मेरे घर के बाम उधर भी है ना बदल न जाए, है ना बदल न जाए। मैं भटकती फिर रही हूँ, मैं भटकती फिर रही हूँ, कोई रास्ता दिखाए। मैं भटकती फिर रही हूँ, कोई रास्ता दिखाए। इसी कशमकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, कभी हंस के रो दिए हैं, कभी रो के मुस्कुराए। किसी कशमकश। आज अनीता जी कोई मुकाबला नहीं। पहले महिलाओं को अबला कहते थे, अबला। आज महिलाओं को सबला कहते हैं, सबला। अबला, ताड़ी पहले सुन तो लो, पहले कट्ठी बजानी शुरू कर देते हो। अबला किस लिए कहते थे मैं बताता हूं, सबला क्यों कहते थे मैं बताता हूं। अबला इसलिए कहते थे, पति खर्चे के थोड़े पैसे देता था, पैसे खत्म हो जाते थे, पत्नी पति के पास जाती थी, पैसे खत्म हो गए, अबला। इतनी तगड़ी बात कोई नहीं बताएगा हिंदुस्तान में, तो अबला कहते थे। आज नारी सबला है। हाँ, अब बजाएंगे ताली जिसके समझ में आ जाएगी। कोई मुकाबला नहीं नारी शक्ति का। नारियों के बारे में परवीन भाई ने बताई, क्योंकि उनकी वाइफ आई हुई है, बीच में ऐसे बैठी है जैसे द्रौपदी मुर्मू नहीं हो। हाँ, होते हैं ना ऐसे लोग जो बिल्कुल विशेष होते हैं, एक बड़ा पद पे बैठे रहते हैं, मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन सर, नारी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। आप घर में इतने से चावल हो, इतना सारा भात बना देंगी, मेहमान भूखा नहीं जाएगा, ये नारी की शक्ति है सर। हाँ, उन्होंने बजाई है ताली जो लुगाई के वो गुलाम है। आज इतनी सी सब्जी हो, इतना सारे बना के दे देगी, ये महिला की शक्ति है, मेहमान भूखा नहीं जाता। इतना सा आटा हो, इतना सारा कर देगी, रोटी बना देगी, मेहमान भूखा नहीं जाने देगी, ये महिला की शक्ति है। इतनी सारी चीज को इतना कर देगी, ये महिला की शक्ति है। इतनी सी टेंशन दे दो, साड़े की खाट खड़ी कर देगी, ये भी महिला की शक्ति है। हाँ, बड़ी देर से तालियां बजा रही थी, महिला इतना खुश हो रही थी जैसे कोई कितना गजब की बात कह दी है। लेकिन ये मेरी बहनें, मेरी माताएं, ये मेरा परिवार है। पहले गांव में पंचायतें होती थी, चौपालें लगती थी, एक दूसरे से मजाक करते थे, कोई बुरा नहीं मानता था। आज दोस्तों क्या हो गया है, हम जरा सी बात का बुरा मान जाते हैं। दिक्कत जिंदगी में जब होती है, जब हम हंसी की बात को तो गंभीरता से लेते हैं और गंभीर बातों को हास्य में उड़ा देते हैं साहब, ये दिक्कत पड़ती है। एक बार जोरदार ठाका लगा दो ओम प्रकाश जी। बाबूजी सुनो मेरी बात पूरी, फिर करना आप बात। एक बार जोरदार ठाका लगाने से 88,000 नाड़ी खुल जाती है आदमी की। कितनी? मन ने नहीं कही, रामदेव जी ने कही है। एक बार जोरदार ठाका लगा दो, 88,000 नाड़ी खुल जाती हैं। मैंने एक बार ये बात मंच पे से कह दी, पब्लिक में से एक आदमी खड़ा हो गया, बोला मेरा तो नाड़ा खुल गया। मैं ये नाड़ा क्या होता? बोला नाड़ी का हस्बैंड।
मैं कैसे बोला, इस पे ही की मात्रा नहीं होती। बजाओ मिलकर ताली। अगले कवि को आमंत्रित करता हूं, जिनका नाम, जो वो कवि हैं जिनकी मैं 1 मिनट की भूमिका आधे मिनट की इसलिए बनाऊंगा, दिनेश रघुवंशी जी। वो नाम जिन्होंने नित्य प्रति एक मुक्तक, एक क्या ना जाने कितने मुक्तक वो हर रोज लिखते हैं। आज उनके खाते में हजारों मुक्तक आते हैं। विधानसभा और लोकसभा में उनके मुक्तक कोट किए जाते हैं और तमाम मंचों पर जहां उपस्थित नहीं रहते वहां पर भी उनके मुक्तक सुनाए जाते हैं। माँ पर, रिश्तों पर तमाम उन्होंने मुक्तक सुनाए हैं। और मुझे लगता है कि शायद उनके मुक्तक सुनकर जितने भी लोग बैठे हैं, जो भी संस्कार की बात आज मंचों से हुई है, वो बताएंगे संस्कारों की बात क्या रहती है। मैं चाहता हूं एक बार, प्रमोद जी आप जा रहे हैं क्या? अच्छा यहीं पर ही हैं, तो 2 मिनट बैठो। मैं चाहता हूं दिनेश भाई को मन से सुनेंगे तो आपको आज हमें हरिओम पंवार जी तक पहुंचना है। 140 करोड़ के हिंदुस्तान में नेता 800 हो सकते हैं, सांसद, बहुत सारी चीजें बहुत सारी हो सकती है, 5000 विधायक भी हो सकते हैं और 10,000 निगम पार्षद भी हो सकते हैं, लेकिन हरिओम पंवार जी एक ही है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें उन्हें भी सुनना है, अरुण जैमिनी साहब को भी सुनना है, दिनेश रघुवंशी जी को भी सुनना, अभी आपने परवीन भाई को सुना। और इन सबसे ऊंचा कोई धरती पर कवि है? देख तो नहीं रहे? तो मैं हूं। वो इसलिए बता रहा हूं, मैं ऊंचा इसलिए हूं कि नीचे बैठे मैं ऊपर खड़ा हूं, बस, इससे ज्यादा कोई ऊंचा नहीं हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। अब कवि जितने हमारे पूछ रहे थे पेमेंट, मैंने कहा क्या मिलेगी, तो मैंने सबके 10-10 हजार रुपए कम करवा दिए। मैंने कहा 10 हजार रुपए कम कर दो सारे मिलकर। बोले क्यों? मैंने कहा हर कवि के लिए 10-10 हजार की तालियां तो मेरे अग्रवाल समाज बजा देगा। 3,000 की हुई है, 3,000 की बढ़ाओ इनको, 5 की हो गई, 5 की 7,000 की हो गई, 12 की हो गई, 2 घटाओ। लड़की के पिता से कहा, सुनिएगा, केवल 1.5-2 मिनट की कविता है, लेकिन जो बातें मंच से हुई मैं उसको कविता के रूप में डालना चाहता हूं। ये मैं केवल अग्रवाल समाज की बात नहीं कर रहा हूं, किसी समाज की कुरीति बता रहा हूं जो आजकल होने लगा है। और उसके अलावा दिक्कत ये पड़ने लगी है हमारे समाज में या किसी समाज के अंदर की, हमारे घर में बेटियां या हमारे बेटे 30-35 साल के हो गए हैं। कारण बताता हूं, कुछ एक कारण उसमें से ये भी है कि रिश्ता तय होते ही वर के पिता ने लड़की के पिता से कहा, भाई साहब आप किसी बात से मत घबराइए, शादी का बजट जैसे चाहिए बनाइए। आपको तो पता है, आपको तो पता है भाई साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको तो पता है भाई साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ बारातियों की संख्या जरूर 1000 के आसपास होगी, जेंट्री एकदम हाई क्लास और खास होगी। जिन लोगों से हमारा रिश्ता है, हमारा बहुत बड़ा समाज है, हमारे यहाँ मिलने का बहुत रिवाज है, हमारे यहाँ मिलने का बहुत रिवाज है। इसलिए टीके की थाली में शगुन की राशि हमारी हैसियत अनुसार रखवाइए। अब बार बार क्या कहूं, आपको तो पता है भाई साहब हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने तो जब अपनी बेटी ब्याही थी अच्छी खासी रकम लगाई थी, हमने तो जब अपनी बेटी ब्याही थी अच्छी खासी रकम लगाई थी। घड़ी, अंगूठी व सूट के लिए 10 लाख नगद भिजवा दिए थे, बाकी परिवार के गिफ्ट उनके मन मुताबिक ला दिए थे, डायमंड के 4 बड़े सेट चढ़ाए थे, हनीमून तक के टिकट हमने बुक करवाए थे, बच्चों को खुली छूट थी चाहे किसी कंट्री में भी घूम के आइए। अब मैं आपको ज्यादा क्या कहूं, आपको तो पता है हमें कुछ नहीं चाहिए। और शादी के दिन शहर का नामी कैटरस बुक करवा देना, शादी के दिन शहर का नामी कैटरस बुक करवा देना, और बुक करवाने से पहले एक बार हमको जरूर दिखवा देना, क्योंकि आजकल शादी में शादी के वरमाला के एक से एक बेहतरीन तरीके होते हैं। बड़े बड़े आर्केस्ट्रा, बड़े बड़े पंडाल फीके रहते हैं, फेरों से लेकर विदा तक सारा इंतजाम करवा देना, हर प्रकार का व्यंजन रखवा देना। और हाँ मेरे ख्याल से पार्किंग बैलेट वाली ठीक रहेगी, पार्किंग बैलेट वाली ठीक रहेगी। और 7 सीटर कोई भी गाड़ी किसी कंपनी की भी चलेगी। आपको तो पता है कौन नहीं चाहता मेरी बेटी खुश रहे, इसलिए आप भी ये जरूरी रस्में निभाइए। अब बार बार क्या कहूं, आपको तो पता है कुछ नहीं चाहिए, आपको तो पता है हमें कुछ नहीं चाहिए। और साहब वाह वाह, खानदानी लोग, वैसे तो खानदानी लोग जितना कहते हैं उससे अधिक लगा देते हैं, वैसे तो खानदानी लोग जितना कहते हैं उससे अधिक लगा देते हैं। कुछ तो इतने भले होते हैं जो बाद में एफडी तक करवा देते हैं। आखिर रिश्तेदार ही तो रिश्तेदार का सहारा है, जो आज तुम्हारा है वो कल हमारा है। इसलिए दिमाग पर किसी प्रकार का बोझ मत लाइए, इसलिए दिमाग पर किसी प्रकार का बोझ मत लाइए। अब बार बार क्या कहूं, आपको तो पता है भाई साहब हमें कुछ नहीं चाहिए। बैठिए तीरथ महाराज जी, मधु गोपाल जी सुनिएगा, मैं केवल 1.5 मिनट में अपनी बात कहता हूं, मैं हाथ से नहीं, केवल पंवार जी को सुनने आए हैं। और आखिरी 30 सेकंड आपके लेना चाहता हूं, कोई बोझ मत लगाइए। अनायास ही लड़की का पिता बोल उठा, अनायास ही लड़की का पिता बोल उठा, यूं अपनेपन की बातें करके, यूं अपनेपन की बातें करके भाई साहब हमें और मत रुलाइए। हमें अच्छी तरह पता चल चुका है भाई साहब कि आपको कुछ नहीं चाहिए,
हमें अच्छी तरह पता चल चुका है कि आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक बेटी का बाप हमेशा यही चाहता है, चाहे सारी जिंदगी की कमाई खप जाए, पर कोई दहेज का लोभी उसको कभी ना सताए, कोई दहेज का लोभी उसकी बिटिया को ना सताए। क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक नारी को दुत्कारते हैं लोग। अरे इसीलिए तो बेटियों को गर्भ में मार देते हैं लोग, इसीलिए तो बेटियों को गर्भ में मारने हैं लगे हैं लोग। आइए दोस्तों, बेटियों का क्या बात है। आदरणीय ने माला पहना के स्वागत कर दिया अगर मेरे नंद किशोर जी ने, तो इसका मतलब ये है मेरी ये कविता सार्थक हो गई। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर पहलू पे नारी को दुत्कारने लगे हैं लोग, इसलिए बेटियों को गर्भ में मारने हैं लगे हैं लोग। आइए मित्रों, सब मिलकर एक संकल्प उठाए, बेटियों को बचाएं, बेटियों को पढ़ाएं। धरा पर जन्म लेने वाली बेटियों को इतना पढ़ाइए कि कोई दहेज का लोभी सब कुछ मांग कर भी ये ना कह सके कि आपको तो पता है भाई साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए। एक बार जोरदार तालियां बजा दिएगा साहब।